जब बचपन से ही लिखने की लगन लग गई तो लंबे समय तक यह चुप्पी क्यों रही? 7-8 साल पहले एक बार मैंने एक किताब तैयार की थी, जो आप जैसा कोई आदमी नहीं मिला, तो भी छप गई होती। अपने बारे में बताइए, खासतौर से आपका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और कैसा बचपन था आपका? मूलतः किसान परिवार से हूँ और पढ़े लिखे अपनी तीसरी पीढ़ी का हूँ। लोक संस्कृति में आपको क्या मिला? इतने कोई भी शादी उस समय बिना इन कार्यक्रमों के संपन्न नहीं होती थी। लेकिन कोई बिरहा आपने किसका किसका सुना? आकाशवाणी में रहने के दौरान मैंने हैदर अली जुगनू को, राम कैलाश को और काफ़ी लोगों को। बहुत निजी किस्म का प्रसंग है। जब यह आपने लिखा और जब छप गया किताब में शब्द, तो आपके परिवार के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? मेरी पत्नी तो 27 साल पहले भी मुझसे सहमत थी, मेरे समर्थन थे, आज भी हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा बल है मेरा। आपने अभी शुरुआत की है लिखने के लिए, बहुत कुछ आगे क्या योजना आप बना रहे हैं? स्मृतियां जनता का इतिहास होती हैं। स्मृतियों से ही पता चलता है कि किसके पीठ पर कितने कोड़े पड़े और कौन कितने समय तक विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद अडिग खड़ा रहा। स्मृतियां लोक में किस्से बन जाती हैं, लोक कथाएं बन जाती हैं और धीरे धीरे जो समझदार लोग होते हैं, जो दर्द के इतिहास के जरिए से लोगों के इतिहास को जानना चाहते हैं, स्मृतियों से इतिहास का काम लेते हैं। क्योंकि इतिहास आंकड़ों के साथ साथ वर्चस्वशाली वर्गों का ही आख्यान अभी तक बनता आया है। जनता के इतिहास पर काम बहुत कम हुआ है। उसको हम उन गीतों में देख सकते हैं जो महिलाएं जत्सार के रूप में गाती रही हैं, जिसमें दर्द होता था कि एक स्त्री को उसके भाई और भौजाई ने तालाब में काट कर फेंक दिया और वह कमल का फूल बनकर खिली, और जब कोई उस कमल के फूल को तोड़ने जाता था तब वह अपनी विरह वेदना कहती थी। यह जादुई यथार्थवाद की स्मृति असल में इस लड़के और लड़की के बीच का जो भेद है, संपत्ति का जो बंटवारा है, उसके परिणाम से पैदा हुई एक कहानी को कहता है। ससुराल में उत्पीड़न झेलती स्त्री जब गाकर अपने भाई से कहती है कि मेरे यहाँ आना, और भाई कहता है कि कैसे आऊँगा, तुम्हारे घर के रास्ते में तो जंगल और झाड़ियाँ हैं, तो उसने कहा कि ढाल और तलवार लेकर आना और उससे काटते-काटते हमारे पास तक आना। और जब आना तो मेरे घर सीधे मत आना, मालिन के घर चले जाना, वही तुमको बताएगी कि मेरा हाल क्या है। तो वह बताएगी कि कैसे मैं पूरे घर के लिए बनाती हूँ खाना और मुझे आखिरी टुकड़ा भी नहीं बचता है। जो फटी हुई धोती है मैं उसको अपना वस्त्र बनाती हूँ और उसमें से भी आधा मेरे देवर की लंगोट के काम आता है। इस तरह की तकलीफ़ें, स्मृतियों की तकलीफ़ें हैं, जो इतिहास के रूप में अभी दर्ज नहीं हुआ, कभी दर्ज नहीं हुआ। जब किसी का संस्मरण, किसी की आत्मकथा, किसी की कहानी सुनी जाती है, तो उसकी वास्तविकता स्मृतियों का एक ठोस हिस्सा भी बनकर आती है और उसी के रूप में हम जान सकते हैं कि किसी समाज का मिजाज, किसी समाज की स्थिति, किसी समाज की तकलीफ़ें किस दौर में क्या थीं। ऐसी ही स्मृतियों को अपनी किताब में उकेरने वाले एक लेखक अतुल यादव, जिनकी किताब 27 साल बाद अभी आई है हाल में ही, और उसने काफ़ी शाबाशी बटोरी। सुनील सहस्त्रबुद्धे जैसे दार्शनिक ने कहा कि अतुल यादव की सबसे बड़ी खूबी है कि वे लोगों में सकारात्मकता देखते हैं, किसी के नेगेटिव की तरफ नहीं जाते और अपनी बात कम से कम कहते हैं, लोगों की बात ज़्यादा कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अतुल यादव की किताब में जो चरित्र आए हैं, वे खुलकर लिखे गए हैं और उसमें अपने को प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, बल्कि उनकी बात कही गई है। 27 साल बाद
एक पठनीय और दुर्लभ गद्य की किताब है, जिसमें शुरुआत करने के बाद उसको रखा नहीं जा सकता जब तक उसका अंत न हो। अतुल यादव पेशेवर लेखक नहीं है, लेकिन अतुल यादव के भीतर लेखन का जो गुण है, या उसको कहिए कि लेखन के कीटाणु बचपन से ही थे। उन्होंने संस्कृति को चुना अपने कार्यक्षेत्र के रूप में। सबसे पहले जब वो इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने आकाशवाणी इलाहाबाद के लिए कैजुअल कंपेयरर के रूप में काम किया, और काफ़ी दूर तक लोक संस्कृति को जानने के लिए, गानों को जानने के लिए, दुख दर्द को जानने के लिए, लोग को जानने के लिए वे गए। और उनके मेंटोर थे धुरंधर महाकवि कैलाश गौतम, जो कि अपने आप में एक विलक्षण व्यक्ति थे। उनका सानिध्य वर्षों तक अतुल जी को प्राप्त होता रहा। जैसे अमावस्या का मेला या कचहरी न जाना है, उसी तरीके से एक प्रांजल और सरस गद्य में अतुल यादव अपने आसपास को दर्ज करते हैं। 27 साल बाद के प्रकाशन के मौके पर और लोगों के पढ़े जाने के संदर्भ से हम उनसे आज एक बात करते हैं। अतुल जी नमस्कार, स्वागत है बहुत बहुत। जब बचपन से ही लिखने की लगन लग गई, तो लंबे समय तक यह चुप्पी क्यों रही, और क्यों 27 साल बाद ही गद्य के रूप में आया? देखिए, कीटाणु जल्दी मरते नहीं, भले वो कुछ देर तक के लिए अक्रिय हो जाए। मेरा लेखन कभी रुका नहीं। मैंने इलाहाबाद रहने दौरान एक लिखा था छोटी उम्र में शादी सूली। उसके बाद छोटी छोटी जगहों पर छपता। मैंने एक लिखा गाली पुराण, गाली पुराण गाली भी, पुराण। गाली पुराण वो भी छपा। भूत का पेटेंट ये भी लिखा मैंने, वो भी छपा। और छपने को तो नवभारत टाइम्स के साप्ताहिक कॉलम में भी छप चुका हूँ। तो लेकिन किताब के रूप में ये पहली बार छपना है। यद्यपि 7-8 साल पहले एक बार मैंने एक किताब तैयार की थी, जो आप जैसा कोई आदमी नहीं मिला, नहीं तो भी छप गई होती। तो दरअसल इंटरमीडिएट के बाद किसी भी छात्र को पूरे देश में, जैसे पूर्वांचल में या उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में 2 मुख्य गढ़ माने जाते हैं, एक इलाहाबाद और एक लखनऊ। इन 2 जगहों पर तमाम तरह की किताबें हैं, पत्रिकाएं, लेकिन ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि इंटर के बाद एक छात्र को कहाँ-कहाँ चांस मिल सकते हैं। मैंने साल भर विभिन्न लाइब्रेरियां, रोजगार समाचार, इंटरनेट सब खंगाल के किताब तैयार की थी कि इंटर के बाद क्या, 100 पॉइंट। और उसकी मैंने सॉफ्ट कॉपी तैयार की, हार्ड कॉपी तैयार की। उसमें हर परीक्षा के बारे में था कि वो उसका नोटिफिकेशन कब होता है, उसमें सीट कितनी होती है, माइनस मार्किंग होती कि नहीं होती, कितना परसेंट अमूमन उसका वो रैंक जाता है, क्या-क्या सब्जेक्ट होता है, कि क्या-क्या कब रिजल्ट निकलता है, सारा डिटेल था उसमें। और मैं प्रकाशक को ढूँढता फिरा। एक प्रकाशक महोदय मिले, उन्होंने कहा मैं छाप तो दूँगा, लेकिन इसके लिए उन्होंने जो अमाउंट बताया, वो अमाउंट मेरी पहुँच से बाहर था। इस नाते वो किताब मेरी छप नहीं पाई। अब जी। वह छात्रोपयोगी जो लेखन था, अब आपका जनोपयोगी लेखन में बदल गया है। अब ये तो आप लोग बताएं, मैं कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि छात्रों के अलावा जी, अब आपको साधारण लोग भी बहुत चाव से पढ़ रहे हैं। जी, जी। आपके पास जो गद्य है, बहुत मजा हुआ गद्य है, और लगता है कि हमेशा अभ्यास किया गया इसका, लेखन का। और आपका कार्यक्षेत्र जो है लेखन को बहुत तरजीह न देने वाला एक ऐसा विभाग है, जिसके बारे में विद्वान लोग कहते हैं कि उस विभाग का क्या कहना। तो ये गद्य की का जो वैभव है, जो बचा रह गया, वो कैसे आपने बचाए रखा? देखिए, पढ़ना मेरा जारी रहा। जी। आज भी 2-3 साहित्यिक पत्रिकाएँ या मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी है, जिसमें लगभग 1000 के आस-पास किताबें मेरी हैं। पढ़ने का शौक मेरा नहीं मरा। तो पढ़ने का शौक नहीं मरा, तो थोड़ा बहुत जब समय मिला, तो लिखना शुरू किया मैंने। और वो लेखन अगर पसंद आया आपको तो अच्छी बात है, लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन फिलहाल हमने ये सोच नहीं लिखा कि हाँ, ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा, स्वांतः सुखाए लिख रहा था मैं। जी।
एक खिलंदड़ापन भी आपके यहाँ है। आपको अपने को लेकर ख़ास तौर से आपने कई बार मज़ाक भी उड़ाया है और कई ऐसे माने अध्याय हैं, जिसमें आपने काफ़ी मस्ती का उपयोग किया है। दूसरे लोगों के बारे में भी बेबाकी से आपने कह डाला है। कई लोगों की बातें आपको पसंद नहीं थी, तो सॉरी बोल दिया आपने उनसे, लेकिन लिख मारा। तो ये जो एक लिखने का एक साहस होता है कि संबंधों की खराब होने का डर ना हो और लिख दिया जाए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि वे सारे लोग लेखक नहीं हैं, वे आपके विभाग के लोग हैं और आपका बुरा-भला कह सकते हैं, कर सकते हैं। कबीरदास ने शायद कहा था कि साँझ बराबर तप नहीं। तप नहीं। तो यद्यप मेरा मानना है कि सच बोलिए लेकिन वो सच बीभत्स न हो। सच को शालीनता का आवरण बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहीं शालीनता खोई नहीं है और शालीनता के आवरण में मैंने प्रयास किया सच बोलने का, सच कहने का, सच लिखने का। और मैं कहता हूँ कि 99% या कुछ मैक्सिमम परसेंट जो है वो किसी को आहत नहीं करता। अगर वास्तव में अपने सीने पे हाथ रख के वो सोचेगा, उसे आहत नहीं करेगा। और जितना जिया मैंने, जितना भोगा मैंने, जितना देखा मैंने, उसे फिर कह रहा हूँ कि शालीनता के आवरण में पूरी बात कहा मैंने। काफ़ी बातें आपकी किताब में आई हुई हैं, लेकिन मैं जब समझता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, वो अभी किताबों के पास तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। उनके लिए आप मुझे अपने बारे में बताइए, ख़ास तौर से आपका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और कैसा बचपन था आपका? देखिए, मूलतः मैं गाँव का आदमी हूँ। जनपद जौनपुर में सिकरारा जगह है, वहाँ के पास एक गाँव मेरा घर है और मूलतः किसान परिवार से हूँ। और पढ़ाई-लिखाई में मैं पढ़े-लिखों में अपनी तीसरी पीढ़ी का हूँ। और पढ़ा सबने लेकिन लिखने वालों में पहला हूँ, अपने परिवार खानदान में। जौनपुर जनपद में सिकरारा एक जगह इलाहाबाद रोड पर है, उसके पास एक गाँव में मैं पैदा हुआ और गाँव की शिक्षा जैसे अमूमन होता है, अगल-बगल के प्राइमरी स्कूल या इंटरमीडिएट तक हुई। फिर मैंने जौनपुर टीडी कॉलेज से पढ़ाई की। फिर इलाहाबाद गया उसके बाद। इलाहाबाद में मैंने फिर एक पीजी किया, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पीजी डिप्लोमा किया। आकाशवाणी से जुड़ा रहा और कैलाश गौतम जी, नरेश मिश्रा जी, वीके सिंह इन सब का सानिध्य मिला मुझे। और हमारे यहाँ पढ़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बचपन के बारे में आप दाग गए, नहीं बताया आपने। बचपन के बारे में बताइए, कैसा बचपन था आपका जब आप खेल-कूद रहे थे, पढ़ने की तरफ आपका रुझान बन रहा था, स्कूल गए, कैसे मास्टर मिले, कैसे लोग मिले? आपके पिताजी कैसे थे? और तमाम सारे दूसरे लोग, आपके दादाजी वगैरह कैसे थे? सबके बारे में बताइए। जैसे मैंने बताया आपको कि मैं अपने खानदान में, परिवार में तीसरी पीढ़ी पढ़े-लिखे वालों में हूँ। मेरे ग्रैंडफ़ादर थे, वो कहते थे कि मैंने पाँचों डाँड़ी खर कर लिया है। मतलब वो हिंदी के पाँचों जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग होता है, वो याद करके वो उसको समझ के वो कबीरदास जी का बीजक पढ़ा करते थे। मुझे याद है मैंने अभी देखा है मेरे पिताजी जब चिट्ठी लिखते थे मेरे दादाजी को, तो वो टाइप करा के भेजते थे, इससे वो सही से पढ़ पाएँ, अच्छा। है ना? तो दादाजी ने यद्यपि वो कहते थे कि पाँचों डाँड़ी खर कर लिया, फिर भी उन्होंने हमारे चाचा जी को, हमारे पिताजी को फुल पढ़ाया, पूरा पढ़ाया। मेरे पिताजी जो अब नहीं है दुनिया में, उन्होंने हिंदी साहित्य से एमए किया था गोरखपुर आगरा यूनिवर्सिटी से। मेरे चाचा जी ने बीएससी बायोलॉजी प्लस बीएड किया था। और हमारी पीढ़ी आई तो हमारी पीढ़ी या हमारे बाद की पीढ़ी में खैर पढ़ने-लिखने की सारी ऊँचाइयाँ पाए लोगों ने। और बचपन जैसे अमूमन होता है उसमें प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई हुई जो ज़मीन पर बैठकर वो बोरा बिछा के और श्यामपट्ट पे रगड़-रगड़ के बढ़िया घुटार के जो लिखा जाता था। तो प्राइमरी की पढ़ाई उसी प्राइमरी में हुई। अभी मुझे याद आता है हमारे गाँव के बगल प्राइमरी पाठशाला बेलगहन, जहाँ बहुत बड़ा पीपल का पेड़, उसके नीचे बैठ के किस तरह से कलम दुआत बना के या किस तरह से प्राइमरी पढ़ा जाता था। और दोपहर के बाद
वो इमला और गिनती सिखाई जाती थी और एक सबके इकाई, दो इकाई, तीन इकाई, चार इकाई, और हैं? छोटी-छोटी क्यारियाँ बना के खेती कराई जाती थी। हम लोग उसमें गेहूँ या चीज़ें बोते थे और पहाड़ा रटाया जाता था। शाम को खेल भी होता था और प्रार्थना के बाद कभी-कभी भाषण भी शनिवार वगैरह को देना होता था। तो उस जगह से मैंने प्राइमरी पढ़ा और उसी माहौल में लगभग हाई स्कूल, इंटर भी किया मैंने। हमारे जितने टीचर भी थे मैं सबको अच्छा मानता हूँ। कोई बुरा टीचर नहीं था, सब अच्छे थे और हमने सबसे कुछ न कुछ लिया, कुछ न कुछ सीखा। जी। हमारे गुरु थे गामा शुक्ल, अच्छा। दुबले-पतले थे लंबे से। वो पढ़ाते थे मीठे पार इंटर कॉलेज में। बिल्कुल धनुष माने तीर की तरह सीधे थे वो और उन्होंने एक चीज़ बताई मुझे आज तक याद है। क्या? उन्होंने कहा कि जब भी कोई लक्ष्य रखो, कोई निशाना लगाओ, तो ऊपर लगाना चाहिए। आप कहीं निशाना लगाओ, पेड़ के बिल्कुल टॉप पर पुई पे निशाना लगाइए और प्रयास कीजिए मारने का। वहाँ नहीं जाएगा, कुछ नीचे रह जाएगा, यही होगा ना। अगर आप नीचे ही निशान लगाएँगे तो कहाँ जाएगा? वो कक्षा 8 में 7-8 में गामा शुक्ल ने बताया था कि लक्ष्य हमेशा ऊँचा रखो। नहीं ऊँचा मिलेगा, थोड़ा नीचा मिलेगा ही नहीं होगा। आईएएस की तैयारी करो, नहीं होगे पीसी तो बन जाओगे। अब तुम जब चपरासी तैयारी करोगे या बाबू तैयारी करोगे तो कहाँ जाओगे? वो चीज़ मुझे आज भी उनका शुद्ध गाँव में देहात का इंटरमीडिएट कॉलेज वहाँ के टीचर का ये कहना उस समय बहुत बड़ी बात थी। और ऐसी चीज़ अगर मैं अपने टोंके में गठिया कर रख लिया, तो निश्चित रूप से ये हमारे तमाम गुरुजनों का वचन मान के। बहुत सारे अध्यापकों की बहुत मधुर स्मृतियाँ आपके पास हैं। अब मुझे ये बताइए कि आप जो है, जिस दौर में बड़े हो रहे थे, वो दौर कब से आपने उसको पहचानना शुरू किया कि दौर इस तरह का है? जैसे वो भारतीय क्रांति दल का दौर था, बीकेडी जिसको कहते हैं, चौधरी चरण सिंह का नाम था और तमाम सारे राजनीतिक वो घटनाक्रम हो रहे थे, इस तरह का दौर था और बहुत सारी सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी चल रही थी। आपको कुछ याद है कि किस तरह की चीज़ें थी उस समय जब आप सयाने हो रहे थे? नहीं, दरअसल हम लोग राजनीतिक रूप से जागरूकता हम बच्चेपन में हमारे पास नहीं थी। हम सांस्कृतिक जागरूकता थी, सामाजिक जागरूकता थी, शैक्षिक तो थी ही जो कुछ थी बढ़िया थी। लेकिन राजनीतिक जागरूकता हम लोगों में ऐसा कुछ शुरू से थी नहीं बचपना में। इस नाते मैं आपको उस फील्ड में कुछ नहीं बता पाऊँगा। क्या अभी आपको लगता है कि उन चीज़ों को फिर से अगर उधर रिक्रिएट किया जाए, जाया जाए और याद किया जाए तो याद आ सकती हैं? बहुत मूल्यवान चीज़ें हो सकती हैं। मसलन मैंने अपने बचपन में देखा वही मैंने लगभग 76, 77, 78 का दौर जो है, जब बहुत सारे लोग आते थे अलग-अलग जगहों पर और वो कहते थे कि ब्राह्मण तो कपट गुरु है, सच्चा गुरु कौन है? वो पेरियार हैं, ललई सिंह यादव हैं। इस तरह की चीज़ें वो बताते थे तो हमारी समझ में नहीं आता था और हम चिढ़ते थे कि ये पता नहीं क्या बता रहे हैं। क्योंकि लंबे समय के बाद हम जान पाए कि वास्तव में सच्चा गुरु और कपट गुरु के बीच में क्या माने भेद होता है। दूसरी चीज़ इसी तरीके से रामायण में लिखी हुई तमाम सारी घटनाएँ जो हमारे दादा-बाबा बड़े ही शौक से दोहराते थे, उनका विखंडन करते थे वे लोग। और बताते थे कि देखो ऐसे किस्से, वे कहते थे एक सज्जन तो ऐसे थे बोले कि ठाकुरों ने कौन-सी वीरता की, वो ज़िंदगी भर देखिए पूरी रघुकुल की रीत यही है कि कोई भी ब्राह्मण चाहे, तो उनसे कुछ भी हासिल कर सकता है और बड़े प्रेम से हासिल कर लेगा और अपनी सारी माने कमियों को उनके ऊपर थोप देगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आईं। क्या आपको कभी ऐसा याद है? नहीं, ऐसी चीज़ों से हमारा पाला नहीं पड़ा कभी। है ना? कभी ऐसा नहीं हुआ या इस फ़ील्ड में कहिए कि हमारे सामने बड़े लोग चर्चा नहीं करते थे या हमारी उस फ़िल्म जागरूकता कहिए नहीं थी। इस बारे में लगभग हम शून्य थे। अच्छा मुझे लगता है एक चीज़ और भी कि यदि आप इस तरह की चीज़ें याद करते हैं तो डिरेल्ड भी होने का खतरा है क्योंकि आप लोग करियर की तरफ ज़्यादा रुझान आपकी बेहतर थी, ऐसा लगता है। हाँ, वो हम लोग वही बताया गया कि भई अपना पढ़ो, अपना भविष्य देखो, सँवारो ये सब पॉलिटिकल चीज़ों में या जो आपने कहा अभी
इस तरह की चीज़ों हम लोगों को इस तरफ परिवार से भी या अन्य लोगों से इस तरह कोई चर्चा नहीं होती थी उस समय। लोक संस्कृति में आपको क्या मिला? जैसे बिरहा, कजरी, आल्हा, चनैनी, लुरकी ये सब जो चीज़ें थी हमारे आस-पास, गुणऊ, कहरऊ, धोबियऊ इस तरह के नृत्य जो थे, चमरऊ था, उसमें से क्या मिला आपको? आप तो बाद में फिर उसमें थोड़ा खोजने भी लगे, लेकिन गाँव के आस-पास के स्तर पर क्या मिला? देखिए गाँव में जितने शादी-ब्याह होते थे, सब जगह पर कहीं नाच होती थी, कहीं बिरहा होता था, कहीं जितने कोई भी शादी उस समय बिना इन कार्यक्रमों के संपन्न नहीं होती थी। एक दिन बारात हमारी शादी में ही हम लोग 1 तारीख को गए एक दिन, अगले दिन पूरा रहे, उसके तीसरे दिन लौट के आए। तो बिरहा हुआ। तो उस समय बिरहा और नाच, नौटंकी बोलते थे, ये खूब होती थी या कभी धार्मिक कार्यक्रमों में वो कीर्तन भजन में हारमोनियम और वो जो चीज़ बजती थी या जो हारमोनियम नगाड़ा, नगाड़ा जो जी, होता जी। था, आला होता था। नौटंकी में जो है नगाड़ा ज़्यादा बजता था, हाँ, आल्हा में भी कभी-कभी उसका उपयोग होता था और अवधी क्षेत्र में नगाड़े का वैभव बहुत है। हाँ। हर गाने में नगाड़े का उपयोग किया उन लोगों ने। जी, जी, जी। बनारस में ढोलक का उपयोग किया। अच्छा आपने धनैया खरुल्ला का नाच देखा था कभी? अब ये नहीं याद है मुझे। तो फिर क्या नाच बल्कि देखा आपने? बल्कि मुझे एक घटना बताऊँ आपको। हाँ। मैं तो मेरा एक छोटा भाई, कज़िन, हम दोनों चुपचाप नाच देखने जाते थे गाँव में और हमारे बगल गाँव में एक बारात आई थी शाम को और उसी दिन उसके अगले दिन हमारे घर में गन्ना बोया जाना था। हुँ। तो गन्ना बोने के पहले गन्ने का बोझा पानी में डालते थे जी, गड़हा में। जी, ताकि अ, आँख निकल जाए। हाँ, और उसको निकाल के फिर अगली बार उसको काटते थे और नेक्स्ट डे उसकी बुआई होती थी। ये था कि कल गन्ना बोया जाएगा। गन्ने का बोझ पानी में डाला गया था। मेरे पिताजी शाम को मार्केट चले गए, वो नीम की खली-वली कुछ लेने जिससे बुआई बढ़िया हो और बगल बारात थी और नाच थी शाम को दुअरा जो नाच होती है, हम दोनों भाई चले गए और नाच देखे और लेट लौट के आए। लौट के आए तो घर आए तो पिताजी ने पूछा मेरी दादी से कि कहाँ गई तू? कहे नाच देखे गए होंगे। हुँ, अच्छा। हम लोग लौट के आए तो पिताजी बहुत डाँटे कि कल कई लोगों को कहा हूँ, कई जुआर बरधा कहा हूँ, जी, कल गन्ना बोना है, तू लोग नाच देखत हो और ये गन्ना अभी में पड़ा है, क्या बोलते हैं? जबकि काट देना हाँ, चाहिए काट था। देना चाहिए था। मेरे भाई हमने कुछ नहीं बोला। हम लोग खाए-पिए आराम से अपने-अपने बिस्तर चले गए। पुराने दलान में बरामदे में लाइन से सब पलंग रखती थी, पिताजी, छोटा भाई मैं। हमने छोटे भाई ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप प्लान बनाया और रात 10 बजे, 9-10 जो भी सब सो गए, हम दोनों चुपके से निकले, एक-एक लाठी लेके। पिताजी कहे, "कहाँ जा रहे हो?" हमने लगा नाच देखने जा रहे हैं, ठीक है? हुँ, और हम दोनों निकल गए और फिर हम दोनों रात उस तालाब पर गए, सारा बोझ निकाला चाँदनी रात में, निकाल के खेत में ले गए, ले आके उसको सब बाली। काटा सब, रखा और फिर हम दोनों लौट के आए सोए। सुबह पिताजी जगे जब सुबह नहीं लोग जब 4 बजे जग जाते थे, गए जब वो निपट-उपट के आए टहल घूम के तो मेरी दादी से कह रहे हैं, "अरे! तो ऐसा हो गया।" तो मतलब कि नाच देखने के पीछे जी, मतलब हम लोगों ने रात रात भर म गन्ना ढोया तालाब में से भी नहीं डर था कि हाँ, जी। साँप निकल आएगा, कुछ हो जाएगा। अच्छा आपने बोला बिरहे निकलता क्या अब जो भी नाग जो निकलता निकलता है। है। बहरहाल ये मुझे बताइए बिरहा आपने किसका-किसका सुना? देखिए बिरहा तो हमारे एक पिताजी के मौसेरे भाई थे, उनका बिरहा भी हमारी शादी में गया था। क्या नाम वो था? प्रेमचंद यादव उंचनी गाँव के थे और उसके अलावा आकाशवाणी में रहने के दौरान मैंने हैदर अली जुगनू को, राम कैलाश को और काफ़ी लोगों को उर्मिला श्रीवास्तव को जिन्हें पद्मश्री मिला जी, अभी, तमाम लोग मैंने वहाँ सुना और रिकॉर्ड भी किया इन लोगों को आकाशवाणी में। तो इन्हीं लोगों का मेरा मतलब सुनने का रहा चांस। अच्छा पढ़ाई-लिखाई के आस-पास की जो घटनाएँ हैं वह तो आपकी किताब में दर्ज हैं। आपको अपनी आवाज़ का कब एहसास हुआ कि आप कंपेयरिंग कर सकते देखिए 1983 में जब मेरी शादी हुई, मैं 15 साल का था, तो मुझे एक रेडियो मिला दहेज में।
फिलेटा 3 बैंड का। उस समय 3 बैंड के रेडियो में वो टिकट लगता था। अच्छा। 3 बैंड रेडियो उस समय, 2 बैंड तक फ्री था। तीसरे बैंड के लिए डाकखाने में जाकर हर साल कुछ रसीद जमा करना पड़ता टिकट। तो उस रेडियो में मैं बीबीसी सुनता था। और बीबीसी मुझे लगता है जैसे एक नशा हो, जैसे किसी चीज का अफीम तरह की, भाई बीबीसी सुनना सुनना चाहे जो हो जाए। तो हम लोग नशा होता, हम वो था। और मैं इलाहाबाद गया तो वहां भी रेडियो मेरे साथ था। और इसके बाद रेडियो में एक दिन अनाउंसमेंट हुआ, वैकेंसी निकली आकाशवाणी इलाहाबाद में कि यहाँ रूरल सेक्शन में कैजुअल कंपेयर की वैकेंसी निकली है। जो लोग शुद्ध भोजपुरी जानते, अवधी जानते हों, जो अवधी लिख सकें, पढ़ सकें, खड़ी हिंदी को अवधी में कन्वर्ट कर सकें और फिर अवधी को खड़ी हिंदी में बोल सकें, तो इतनी, और जिनको गांव के शब्दों का मीनिंग पता हो, वो फार्म भर सकते हैं। मैंने भर दिया। आकाशवाणी का चार्म था ही मन में, टीवी तब था नहीं। तो मैं गया वहां पर, टेस्ट दिया। तो टेस्ट लेने वालों ने अब मेरी आवाज सही समझी, मैं सिलेक्ट हो गया। जब मैं सिलेक्ट हो गया तब मुझे थोड़ा थोड़ा प्राउड फील होने लगा अपने उच्चारण पर या अपने शब्दों पर, अपने बातों पर, जो भी हो। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बोल भी सकता हूँ, तो अच्छा है। कहाँ कहाँ आप गए आकाशवाणी के काम के दौरान, जहां आपको नई चीजें सीखने का मौका मिला? देखिए, आकाशवाणी इलाहाबाद के क्षेत्र में, इलाहाबाद तो अपना खुद था ही, मिर्जापुर और चित्रकूट, तब चित्रकूट बांदा का ही पोर्शन था, और प्रतापगढ़, ये 4 जिले थे। इन चारों जिलों में जैसे विंध्याचल का नवरात्र का मेला, वहाँ कल्चरल प्रोग्राम होता था। इफको फूलपुर प्रोग्राम होता था। या बांदा में वहाँ पर रामायण मेला लगता था, तो जगह का नाम भूल गया, बांदा में लगता था। और चित्रकूट में भी कई कई बार गया मैं। तुलसीदास जी के घर राजापुर, वहाँ पर उनकी रखी हुई वो हाथ से लिखी हुई वो प्रतियां भी देखी मैंने, सुंदरकांड की। और प्रतापगढ़ में आंवले का जो क्षेत्र है, आंवले के बारे में बहुत कायदे से जानकारी हुई। कई मैंने प्रोग्राम बनाए और किए आंवले के बारे में, किस तरह कुटीर उद्योग के बारे में, कि उस क्षेत्र की वो रंगत बदल गई, ये सब किया मैंने। आकाशवाणी में शुरुआत में आपकी एंट्री हो गई और कई साल तक आप उसमें रहे। जी। स्थायी रूप से आपने क्यों नहीं कोशिश की कि भारतीय प्रसारण सेवा में आप जाएं? देखिए, कोशिश ऐसा नहीं मैंने की नहीं। लेकिन देखिए, हम लोग जिस तरह से, मुझ जैसा आदमी जो शुद्ध देहात में गांव पैदा हुआ, जो सूप में मतलब रखा गया, जिसका वो नाल मतलब काटा गया। नाल नाल हम लोग सुपर में रखे ठीक, गए। सुन लीजिए। तो उस आदमी से को निश्चित रूप से एबीसीडी नहीं बल्कि क ख ग घ से पढ़ाई शुरू हुई। और अखिल भारतीय सेवाओं में इंग्लिश का बड़ा महत्व होता है। ये तो यूपी लोक सेवा आयोग में उसी दौरान इंग्लिश हट गई, तब थोड़ा सा हम लोग ट्राई करने लायक हो गए। और इंग्लिश एक बहुत बड़ी बाधा थी पूर्वांचल के लोगों की, जिसमें मैं भी एक था। तो आकाशवाणी केंद्र सरकार की चीज थी, उसमें नौकरी के लिए इंग्लिश होना आवश्यक था। और यहाँ 26 अक्षर गाँव 27 में आता नहीं था। तो इस नाते आगे नहीं बढ़ा, बल्कि लोक सेवा आयोग की नौकरियों के लिए प्रयास अभी करता रहा। तक लोग 26 अक्षर में ही पूरी अंग्रेजी का साहित्य और पूरी संस्कृति पढ़ चुके हैं। जी। 27वां वो भी नहीं खोज पाए हैं, तो आप कैसे खोजते? बहरहाल, एक लेखक के रूप में आप किसी तरह की तैयारी करते हैं या यूं ही जो मन में आता है सो लिखते हैं? देखिए, कोई पहले से स्लॉट प्लॉट नहीं तय होता हमारा, कोई टाइम नहीं तय होता। हाँ, इतना करता हूँ, जब भी दिमाग में कोई बात घुस गई, तो चाहे रात का 2 बज रहा हो, चाहे कोई टाइम हो, मैं उसको शुरू करता हूँ और निपटा के तब हटता हूँ। एक चीज मैंने आपकी जिंदगी में देखा, टाइम की पाबंदी। हुँ, आपको अगर 6 बजे कोई कहे कि मिलना है तो आप मिल जाएंगे, वादा करेंगे तो पक्के तौर पर पहुंचेंगे। हुँ, और मुझे लगता है कि बाकी सारी चीजों में भी आपका अपना अनुशासन है ये। अब मैं आपके लेखन पर आता हुँ। हूँ। आपने आकाशवाणी के दौरान की कुछ घटनाओं का जिक्र किया और इलाहाबाद के कुछ मित्रों का भी जिक्र किया है, जिसमें एक आर के अग्रहरी, राजकुमार अग्रहरी हैं, जो हे मेरे सपनों के राजकुमार नाम के एक अध्याय में दर्ज किए गए हैं। उसमें आपने लिखा है कि आपने 99% घटनाएं अपने जीवन की उससे शेयर की, 1% नहीं बताया, और वो ये कि आप शादीशुदा हैं, ये नहीं बताया। हुँ। आखिर ये छिपाने की नौबत क्यों आई कि आप शादीशुदा हैं? देखिए,
वहां पर इलाहाबाद में जी। जितने लड़के होते थे, मैक्सिमम लड़के जो पढ़ने आते वो शादीशुदा नहीं होते थे। तो सबके बीच में मैं एक अपने को उपहास का पात्र या अपने को मैं डिफरेंट क्यों साबित मैं भी उसी जमात में शामिल हो जाऊं, इस नाते मैं जानबूझ के झूठ बोलता था। लेकिन जब 27 साल बाद पर आते हैं, हम्म। उसमें 2 अध्याय हैं, कूचे को तेरे छोड़कर, हम्म। जोगी ही बन जाएँ मगर, ये बाद की लाइनें हैं। ये जो एक प्रेम है जिसमें आपने बताया तो कि आप शादीशुदा हैं, लेकिन पहले नहीं बताया। ऐसा क्या है कि एक पत्नी जो है घर में है, 2 बच्चे हैं और एक महिला आकर्षित कर रही है। आकर्षण कई और जगहों पर दिखता है। सुल्तानपुर में एक घटना है कि एक महिला जिसको आपने देखा नहीं, उसकी आवाज़ सुनते रहे और उसके साथ लटपटा कर बातचीत करते रहे। इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, पहली बार वजह मैं तो नहीं ही था, मैं कोई उसकी वजह नहीं था। और पुरुषों में कोई चिन्ह होता नहीं, शादीशुदा है आदमी नहीं है, कोई सिंदूर या कान में या नाक में कहीं कोई चिन्ह होता नहीं, तो हमारे में भी नहीं था। अब अगर किसी को कोई भ्रम हुआ, तो जब मुझे लगा कि अगला भ्रम में है, तो मैंने उसको सही बता दिया, सच्चाई बता दी। सच्चाई बताना चाहिए और पहले बताना चाहिए। नहीं, 1 मिनट, पहले बिना पूछे आप कैसे किसी को बताते फिरेंगे, हर तरफ बताते फिरेंगे कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। भाई, ज़रूरत पड़ेगी, अगर हम 10 लोग पास बैठे हैं, हम सबसे कहेंगे मेरा नाम ये, मेरा नाम, अरे कोई पूछे तब तो अपना नाम बताएँगे भाई, कहाँ रहने वाले हैं? सबसे कहते हैं भाई मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, कोई पूछेगा तब अरे! तो अरे बताएँगे। भाई, गाड़ी इतनी आगे बढ़ गई नहीं, नहीं, और हमने शुरुआत पहले प्रश्न में ही मैंने बता दिया था। जी, पहले क्या? प्रश्न में ही बता दिया था। अच्छा ये बताइए कि ये जो बहुत निजी किस्म का प्रसंग है, जब यह आपने लिखा और जब छप गया किताब की शक्ल में, तो आपके परिवार के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, मेरी पत्नी तो 27 साल पहले भी मुझसे सहमत थी, मेरे समर्थन थी, आज भी हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा बल है बल है मेरा। लेकिन इससे हमारे बच्चों की भावनाएँ आहत हुईं। उनकी एक बाप के प्रति श्रद्धा दरक गई। यानी कम हो गई। दरक गई, अब इससे बढ़िया शब्द मुझे नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चों की जो आस्था एक बाप में होती है, जो चली आई थी, जो थी और जो होती सामान्यतः हमारे से परिवारों में, वो कहीं न कहीं चिटक गई। हालाँकि मैं ऐसा प्रयास करूँगा, सोचूँगा कि उनके साथ बैठ के हमारी चर्चा हो। अगर वो केवल एक लेखक रूप मुझे देखते, तो शायद सब प्रसन्न होते कि अच्छा लिखा है। क्योंकि हमारे बच्चे इंग्लिश साहित्य, हिंदी साहित्य सब पढ़े हैं, कायदे से पढ़ा उन्होंने। तो लेकिन अब वो जो लेखक और बाप में वो अलगाव नहीं कर पाए बच्चे हमारे, या नहीं कर पा रहे हैं। वो बाप को हावी मान रहे हैं, लेखक को हल्का, इस नाते उनके मन में थोड़ा-सा नाराज़गी या जो भी कह लीजिए, या ये चीज़ें हैं। आपने एक जगह लिखा है कि अगर कोई भी बात मुझे 10 लोगों के सामने कहनी पड़े या उसके मुँह पर कहनी पड़ी जिसके बारे में मैंने कहा है और पूरी महज़्ज़त में कहनी पड़े तो भी मैं कहूँगा। इतना नैतिक साहस है। 27 साल बाद जब आपके बच्चों ने पढ़ा और उनकी आस्थाएँ दरकीं, तो आपको नैतिक रूप से कोई ऐसी ग्लानि हुई कि अरे गलत प्रसंग था या कोई नैतिक बल नहीं, ऐसा नहीं, था नहीं। कि हमने प्रेम किया, तो हमने कह दिया, लिख दिया, हमने छिपाया नहीं और यह कि हम किसी संबंध को चोरी से तालाब के पानी में नहीं जीते हैं। हम किसी संबंध को शीशे की तरह और बहुत साफ-साफ हमने जिया और लिखा और उसमें कोई अशोभनीय बात नहीं। ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। देखिए सर, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, लगभग पूरे हिंदी साहित्य में, मैक्सिमम बता रहा हूँ, आत्मकथा हो चाहे संस्मरण हो, आदमी अपना उजला पक्ष ही रखता है, ठीक? इंग्लिश साहित्य में वो साहित्यकार अपना उजला और अंधा दोनों पक्ष रखता है, ठीक है? तो मैंने इस किताब में प्रयास किया है कि मैं सुपरमैन या देवत्व तो ना स्थापित हो, बल्कि मैंने अपना डार्क पक्ष भी रखने की कोशिश की है इसमें। नहीं, जब मैंने उसको लिखा तो चूँकि इसमें कुछ छिपा नहीं था। मेरी पत्नी मेरे इन सब चीज़ों में राजदार थीं, आप किताब पढ़ेंगे आपको पता लगेगा। जब वो हमारे साथ हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। एक बार उन्होंने ये कहा कि उनको भी एक किताब लिखनी है। हुँ। उन्होंने
ये प्रतिक्रिया दी तो ये प्रतिक्रिया एक संगीन प्रतिक्रिया थी, माने लेखक ने जो लिखा उसकी लिखाई अब होगी कि वास्तव में लेखक क्या था। तो क्या उन्होंने ऐसे मजाक में कह दिया या आपको लगता है कि सीरियस थी? अब ये तो वो जाने, मैं कैसे कह सकता हूँ। हाल अगर वो सीरियस हैं लिखेंगी तो उसको छापने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप निश्चित रूप से उसको भी छापें और उनको लिखना चाहिए। मैं उनको प्रोत्साहित करूंगा इस बात के लिए। अच्छी बात है। तो छोटे-छोटे प्रश्न मुझे लगता है आपकी किताब के संदर्भ में और करना चाहिए। आपने अपने सहकर्मियों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। आप पिछड़ी जाति के एक व्यक्ति रहे हैं, कर्मचारी रहे हैं, अधिकारी रहे हैं और जाति का जो वर्चस्व है, उसको भी आपने कहीं न कहीं देखा होगा। लेकिन आपने इसको एक मज़ाहिया लेकिन त्रासद लहज़े में लिखा है, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने ये मान लिया कि आपने उसकी जाति के नाम पर उस पर तंज किया है और जीवन भर आपका दुश्मन वो बना रहा। अपर कास्ट ने भी आपको कहीं न कहीं सताया होगा। आपने उसको कितना दर्ज किया? नहीं, ऐसा देखिए, अगर आपको 2-3-4 चीज़ों में से एक चीज़ छाँटनी हो, 2 चीज़ छाँटनी हो, तो सबसे बड़ी वाली पीड़ा आप छाँटते हैं। तो सबसे बड़ी वाली चीज़ मैंने उठाई और मुझे नहीं याद है कि कोई इतनी बड़ी या इससे आस-पास भी कोई गैर ने भी कुछ परेशान किया हो। अच्छा ये बताइए कि आप जो आपका गाँव है, आपने उसके बारे में बहुत कुछ लिखा कि वो असहयोगी है, तमाम सारे लोगों के लिए आप चाहते हैं कि अच्छी सड़क हो, अच्छी सहूलियत हो, लेकिन वो लोग नहीं चाहते क्योंकि दूसरे के खेत में नीचे से खोद कर जो है उन्होंने अपने खेत का रकबा बढ़ा लिया है थोड़ा-सा 2 इंच जो है, ऐसे लोग और एक रास्ते का आपने बड़ा अच्छा और रोचक लेकिन विभत्स वर्णन है वो कि वो सब कुछ हो रहा है, गोबर पाथा जा रहा है और उसपे उसकी ईंटें निकाली जा रही हैं, उसपे बच्चे झाड़ा फिर रहे हैं, उसमें तमाम सारी चीज़ें ऐसा कोई सामाजिक काम नहीं है, जो उसपे ना होता हो। क्या आपको लगता है कि गाँव में अभी ऐसा लिखने के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बची हुई हैं? आपने 2 प्रश्न पूछा इसमें। हाँ, पहला दोनों का जवाब हाँ, दीजिए। पहली बात कि आपने कहा गाँव में सहयोग नहीं मिला, ये बात गलत है। अगर सहयोग ना मिलता, तो 3 दशक बाद मैं गाँव में आके इतने बेहतर काम न कर पाता। सहयोग मिला, खूब सहयोग मिला। वो अलग बात है कि सतह के नीचे कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी, जो यथास्थिति बनाए रखने के मूड में थे, उनको तकलीफ थी और उन्होंने प्लानिंग रची, वो सफल हुए, अलग बात है। हमारी अपनी सीमाएँ थी, हम नौकरी करने वाले आदमी कब तक बैठ के उनसे लड़ सकते थे, ऐसे लोगों से लड़ना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो गाँव में सुधार की बात कर रहे हैं, अभी बहुत चीज़ें हैं, जो जहाँ काम करने की ज़रूरत है। आज भी बताऊँ, जब मैं संडे घर जाता हूँ, तो हमारे घर के 3 तरफ पक्की सड़क है। आज भी मैं सुबह झाड़ू लेके बड़ा वाला और पूरी सड़क साफ करता हूँ और वहाँ पर इकट्ठा कर कूड़ा माचिस जलाता हूँ, ठीक है? इ इसलिए पहली बात, तुम्हारे अगल-बगल गंदगी नहीं है। दूसरी बात, हो सकता है अगर एक गाँव का एक भी बालक, एक भी नया लड़का अगर सीख लिया कि हाँ, चलो भाई सार्वजनिक हित में भी साफ-सफाई होनी चाहिए, तो सफल हो जाएगा मामला। दूसरी बात, मैंने जानते हैं पिछला अपना डेट ऑफ बर्थ जो मनाया 12 मार्च पिछले साल, हमने 2 लेबर ले आए और पूरे गाँव में गली-गली घूम-घूम 2 लेबरों के साथ पूरे रास्ते की सफाई किया। जन्मदिन पर। जन्मदिन पर। क्या बात! मैंने क्या अपना बात! जन्मदिन कैसे मनाया कि 2 लेबर लाके पूरे गाँव की गलियों-गलियों में, गाँव के सब रास्तों में घूम के जहाँ गंदगी थी उसको साफ कराया, घास जंखाड़ उसको साफ कराया, उठवाया, पूरा इस तरह मैंने अपना पिछला बर्थडे मनाया। तो गाँव भी गुंजाइश, लोग बर्थडे मनाते हैं, बच्चों का पैसा खर्च करते हैं और बड़ा-सा केक लाते हैं, वो सब। ये ये सब बच्चों के अंदर नहीं डालते ये चीज़ कि चलो यार, आज तुम्हारा बर्थडे है, चलो आज तुम इतना एक किसी बुजुर्ग की सेवा कर दो या कुछ कर दो। ये करने की ज़रूरत है, अभी गाँव में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। एक घटना बताऊँ? जी। जब मैं गाँव आया तो उसमें विटामिन डी मेरे अंदर कम था। एक गुरुवार था जहाँ जानवर टूट रहा था। 2 लेबर लेके मैंने खूब काम किया और उसकी सारी ईंटें निकाल डाली और कर डाला और धूप में लेबरों के साथ मैंने काम किया और जब काम खत्म हुआ, मेरा विटामिन डी ऑटोमेटिक कंप्लीट हो चुका था। क्या बात! क्या बात! बहुत अच्छी बात आपने कही। आप मुझे बताइए कि कैसा गाँव आपके सपनों का गाँव है? सपनों गाँव मेरे लगा हूँ, हो सकता है मैं अपने सपनों गाँव को अपने जीवन के अंतिम क्षण तक बना लूँ। जहाँ गाँव में अधिकांश घरों में सीसीटीवी कैमरे हों, वाई-फाई हो, पूरी जगह लाइट हो, साफ-सफाई हो और पढ़ने योग्य हर बच्चा पढ़े
और सबको सब जॉब की तरह बिजनेस करें, जो भी करें, ये मेरे सपनों का गाँव है बस। बहुत अच्छा, बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें। एक आखिरी प्रश्न, जी, आपने अभी शुरुआत की है और लिखने के लिए बहुत कुछ है। जी। आगे क्या योजना आप बना रहे हैं? कैसा लेखन करना चाहेंगे? किस तरह के लेखक के रूप में आप याद किए जाना चाहेंगे? देखिए, मैं मूलतः वास्तविकतावादी आदमी हूँ, जो एकदम धुर सत्य है। फिर ध्यान दीजिएगा, शालीनता के आवरण में सत्य। मैं वही सत्य लिखना चाहता हूँ अभी और। जो चीज़ें मैंने देखी, मैंने जी, मैंने उसका उपयोग किया, उपभोग किया, झेला, समझा, वो सब मैं लिखना चाहता हूँ। लेकिन लिखने में अंतर्विरोध तो रहेंगे ही रहेंगे, खड़े होंगे, और अब हुआ खड़े करे। खड़े करना चाहिए अंतर्विरोध। समाज में जो चीज़ें गलत हैं, उस उसके प्रति असहमति हमारी होनी चाहिए समाज में, देखिए, गलत होने का एक राजनीति में। नज़रिया और है। अपना-अपना चश्मा है। किसी को आप गलत कह सकते हैं, मैं सही, किसी को मैं गलत कह सकता हूँ, आप सही। देखिए, चश्मे वाला सवाल तो मध्यवर्गीय आदमी के पास आता है। गरीब आदमी के पास चश्मे नहीं बेचारे के पास, तो कहाँ से लिखेगा, कहाँ से कहेगा? इसलिए चश्मे की बात मत कीजिए। चश्मा कहने से लगता है कि चेतना हर चीज़ को निर्धारित कर रही है, जबकि भौतिकवादी दर्शन ये कहता है कि वस्तुएँ हर चीज़ को निर्धारित कर रही हैं, चेतना को भी प्रभावित कर रही हैं। बहरहाल आपने समय दिया, आपको अपनी किताब के लिए बहुत-बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएँ मेरी। अगर आप अतुल यादव की किताब को चाहते हैं कि आप तक पहुँचे, तो आप अगोरा प्रकाशन डॉट स्टोर की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ किताब को बुक कराएँ। और अगर आप किताब मँगाना चाहते हैं सीधे प्रकाशक से, तो आप 9479060031 पर फ़ोन करें और सीधे प्रकाशक से मँगाएँ। अतुल यादव से बात करना हो तो आप उनको फ़ोन करें, उनसे तमाम सारी चीज़ों पर डिस्कस करें। अतुल जी आपके लिए, पाठकों के लिए इसलिए हाज़िर रहते हैं कि उनको पाठकों से भी सीखना होता है और पाठकों से जानना होता है, पाठक ही उनके पात्र हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।